आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार, आदाब। सितंबर महीने की 3 तारीख को हफ्ते का आखिरी दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं, जमशेद कमर सिद्दीकी। ये हमारा इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट है, जहां आज हम बात करेंगे दिन भर की कुछ जरूरी खबरों की। सबसे पहले तो काबुल की बात, जहां तालिबान की सरकार गठन की असली तस्वीर क्या है और क्यों ये कहा जा रहा है कि तालिबान के नेता पाकिस्तानी सेना के महज मुखौटे हैं, बताएंगे। लगातार दूसरे दिन कोरोना के केसेस में 10,000 का इजाफा हुआ है, उसकी वजह क्या है और क्या अब बूस्टर डोज की हमें जरूरत नहीं है, जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे सुरंग की, जिसकी जानकारी आज सुबह आई, जो दिल्ली विधानसभा को लाल किले से जोड़ती है, और इसके बारे में हम क्या जानते हैं, जानेंगे। और आखिर में बात देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की, जिसने अपनी 1,81,000 कारों को वापस मंगाने का फैसला किया है। क्या है उसकी वजह, और कहीं आपकी कार तो उस कार में नहीं है, और अगर है तो फिर रिकॉल की प्रक्रिया क्या होगी, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू कुमार से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आतंकवाद के खिलाफ सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी का गठन किया गया है। यह विभाग स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा। इसमें देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म समेत आतंकवाद के सभी पहलुओं पर डॉक्टरेट लेवल की रिसर्च होगी। बिजनेसमैन रतन टाटा ने आधार कार्ड के जरिए शराब बेचने की बात कहने के दावे को फर्जी बताया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर साफ शब्दों में लिखा कि यह मैंने नहीं कहा, धन्यवाद। इस फर्जी कोट में टाटा के हवाले से कहा गया कि शराब खरीदारों के लिए सरकारी फूड सब्सिडी बंद की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सितंबर से 11वीं कक्षा की परीक्षा फिजिकल तौर पर कराने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अदालत ने यह फैसला लिया है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एबीपी-सी वोटर का सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी अन्य पार्टियों को पीछे छोड़ उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बाजी मार सकती है। एबीपी-सी वोटर सर्वे के अनुसार 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 44 से 48 सीटें मिलने की संभावना है। हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिली। सेंसेक्स 277 पॉइंट चढ़कर 98,130 पर और निफ्टी 89 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,323 रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। केरल सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, केरल राज्य महामारी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों को लागू किया जाएगा। तीरंदाज हरविंदर सिंह ने कोरिया के सू मिन किम को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 6-5 से ये मुकाबला जीता। पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत ने पहली बार तीरंदाजी में पदक जीता है। मौजूदा पैरा ओलंपिक में भारत ने अब तक 13 पदक जीत लिए हैं। और भारत इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल में इंग्लैंड ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 185 रन बना लिए हैं। बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की पूरी पारी 191 पर सिमट गई थी। दिल्ली, इस्लामाबाद, बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक की निगाहें काबुल पर हैं, और काबुल का मतलब इन दिनों तालिबान है, जिसने मोटा मोटी आज ये तय कर दिया कि उनकी जमात का कौन अफगानियों की तकदीर लिखेगा। भले पंशीर में लड़ाई जारी हो, तालिबान ने अब तक उस पर फतेह हासिल ना की हो, नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के अपने अपने दावे हों कि हमने विरोधी खेमे के इतने लोगों को मारा है। कल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक तस्वीर छापी, जिसमें साइकिल चलाता एक अफगानी नागरिक तालिबान के झंडे को ताने चला रहा है। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। इसी काबुल में और यहाँ से 800 किलोमीटर दूर हेरात में थोड़ी बहुत प्रतिरोध की आवाज़ें हैं, और वो भी महिलाओं की जानिब से, जो 20 साल पीछे नहीं लौटना चाहती। लेकिन इन प्रदर्शनों को पूरी तरह नजरअंदाज करता हुआ, कहीं कहीं तो बलपूर्वक कुचलता हुआ तालिबान जश्न में है। जश्न नए सरकार का प्रमुख मुल्ला बरादर को बनाने को लेकर। धार्मिक नेता मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंजादा को सर्वोच्च नेता के पद पर बिठाने को लेकर, और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब शेर मोहम्मद अब्बास को अहम जिम्मेदारी सौंपने को लेकर। लेकिन क्या हम दिल्ली से सही तस्वीर देख पा रहे हैं?
ये जश्न कितना दिखावटी और इसके पीछे की कहानी क्या है, यही पूछा मैंने अवार्ड विनिंग टीवी प्रोड्यूसर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और रेड फियर द चाइना थ्रेट के ऑथर इकबाल चंद्र मल्होत्रा से। देखिए, मेरे अंडरस्टैंडिंग से सिचुएशन ऐसी है कि एक तो तालिबान का कंट्रोल है अफगानिस्तान में और उनके मेन शहरों में, और दूसरा एक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है जो कि तालिबान से लड़ रहा है। इस समय अफगानिस्तान में सिविल वॉर हो रही है और ये अफगानिस्तान जो है एक कॉम्पोजिट कंट्री नहीं है, मतलब एक संगठित देश नहीं है, क्योंकि उसमें अलग अलग किस्म की जातियां हैं। उसमें 42% पश्तून हैं, 27% ताजिक हैं, 9% हजारा हैं और 9% उज़्बेक हैं। और इन सब जातियों की जो अलाइनमेंट है, मतलब जो झुकाव है, वो अलग अलग राजनीतिक फोर्सेस के साथ में है। और पाकिस्तान जो है वो तालिबान को कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया। तालिबान पाकिस्तान की कठपुतली है और उसके जो धागे हैं वो आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी के हाथों में है। तो मैं ये बैकग्राउंड बताना चाह रहा था, बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि अभी तालिबान की सरकार बन रही है, ये सरकार रिप्रेजेंटेटिव सरकार होगी कि नहीं होगी। बेसिक सवाल ये है कि तालिबान जो है वो एक घुसपैठी फोर्स है। वो बैलेट बॉक्स से या चुनाव से सत्ता में नहीं आए, वो मतलब डेमोक्रेसी से सत्ता में नहीं आए। वो तो विजेता है, उन्होंने फतेह कमाई है लड़ाई के मैदान में और वो आगे आ गए। तो उन्होंने अब काबुल पे कंट्रोल कर लिया है और बाकी हिस्सों पे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जो उनको अपोज करते हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। वो सारी खबरें नहीं मिल रही पर लड़ाई चल रही है। तो ये बड़ा जरूरी है आपको समझाना। इकबाल जी, जिस लिहाज से आप बता रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी नाम एक एक करके हमारे सामने आए हैं, मुल्ला बरादर से लेकर याकूब तक, बहुत ही लो प्रोफाइल रखने वाले इन तालिबानी नेताओं के बारे में हम क्या जानते हैं और इनकी हुकूमत कितनी इनकी खुद की होगी? देखिए, जो मुल्ला बरादर हैं वो तालिबान के को फाउंडर थे मुल्ला उमर के साथ में 1994 में। अब आप कहिए को फाउंडर थे या उनको चुना गया था। जो पाकिस्तान के उस समय इंटीरियर मिनिस्टर थे जनरल नसीरुल्लाह बाबर, उन्होंने तालिबान बनाया था। और ये मुल्ला उमर जो था ये एक गंवार प्रीचर था और ये पढ़ा लिखा नहीं था और इसकी वो आवाज अच्छी थी, इसकी पर्सनैलिटी थी। तो उन्होंने कहा कि इस बंदे को ले आइए क्योंकि इसके पीछे और आगे कोई नहीं है और हम इसको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो उसके साथ में उसका जो मित्र था वो मुल्ला बरादर, तभी उसको वो बरादर मतलब ब्रदर बुलाते थे। तो मुल्ला बरादर, जब मुल्ला उमर मारे गए तो मुल्ला बरादर ने तालिबान की लगाम संभाली और उनके साथ में जो एक्चुअल चीफ है, मतलब जो ऑपरेशनल कमांड तालिबान का है, वो हिजबतुल्लाह अखुंजादा के हाथ में है 2016 से। और जब मुल्ला उमर की मृत्यु हुई थी तो ये अखुंजादा ने ये तालिबान की जो अलग अलग गुट बन गए थे उन सबको उसने संगठित किया था पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इन सब गुटों के लीडरों की अलग अलग पर्सनैलिटीज थी, अलग अलग डिमांड था। बेसिक डिमांड तो पैसों की थी, तो उन्होंने इनको संगठित किया। तो ये तो मुल्ला बरादर के बारे में हो गई बात, ये हिजबतुल्लाह अखुंजादा के बारे में हो गई बात। तीसरा बंदा जो है वो है मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो मुल्ला उमर का बेटा है। अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि इसके हाथ में कौन सा महकमा आएगा, कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, कौन सी मिनिस्ट्री आएगी। और चौथा है ये आपका शेर मोहम्मद स्तानिकज़ाई। अब काफी लोग कहते हैं कि जी ये भारत में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पढ़े हुए हैं और सो इनका झुकाव है भारत की तरफ। लेकिन आप ये सोचिए कि किसी भी तालिबान लीडर का जो झुकाव भारत की तरफ है या होता तो क्या पाकिस्तान आर्मी उसको बर्दाश्त करती? उसको कब का निकाल देते। तो इन्होंने अपने आप को इंडियननेस से या भारतीयता से या उनके जो लिंक्स थे उनसे अपने आप को पूरा साफ कर दिया है। तो वो स्तानिकज़ाई के बाद में आप देखिए कि सिराज हकानी है। अब सिराज हकानी तो कहते हैं कि डिप्टी लीडर ऑफ तालिबान है और उनके जो रिश्तेदार हैं खलील हकानी, वो आज की डेट में ये सत्ता की बागडोर काबुल में उनके हाथ में है। तो ये 5-6 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाला एक आदमी है और ये बड़ी दिलचस्प बात है। उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा। सर, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि इन सभी तालिबानी नेताओं को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा है। कौन है ये और किस तरह से ये तालिबान को कंट्रोल करते हैं? ये
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, नॉट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी है, और ये अफगान थिएटर कमांडर है। मतलब कि पूरा अफगानिस्तान का जो इनका पूरा बंदोबस्त है वो लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा के नीचे आता है, और इनके फील्ड कमांडर हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि आज की डेट में वो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर, और वो है मेजर जनरल आदिल रहमानी, जो कि पाकिस्तान के स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप कमांडोज को हेड करते हैं। तो ये दो पाकिस्तानी बहुत ही क्रिटिकल रोल आज की डेट में अफगानिस्तान में प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे, ये जनरल मिर्जा डिसाइड करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको मिलता है, और उसको चलाने के लिए कौन से पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स वहां जाएंगे। क्योंकि तालिबान को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना उनकी कोई खास एजुकेशन है, ना उनको सरकार चलाने में कोई ट्रेनिंग मिली हुई है, ना उनको कोई तजुर्बा है। तो ये सब बड़ी कॉम्प्लेक्स सिनारियो है, और ये पूरा का पूरा जो एक तालिबान का एक फेस है, कि एक शक्ल है, वो मुखौटा है, वो उन्होंने आगे किया हुआ है पाकिस्तानियों ने, लेकिन अंदर से सारा काम जो है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इकबाल चंद मल्होत्रा। अब बात कोरोना वायरस की, जिसमें रोज नई नई चीजें ऐड ऑन होती रहती हैं, जो कुछ हद तक राहत भी देती है और कभी कभी चिंताओं में भी डाल देती है। आज खबर राहत देने वाली तो नहीं है, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े आज जारी हुए हैं, लगभग 45,000 से ज्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कल के मुकाबले कुछ कम है, लेकिन ये ट्रेंड लगातार जारी है, और ये लगातार दूसरा दिन था जब एक्टिव केसेस में 10,000 की बढ़ोतरी हुई है, और माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 4 लाख के पार हो सकता है। और इन सब में केरल देश का इकलौता राज्य है जहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां एक दिन में मिलने वाले नए मरीजों की संख्या 32,000 को पार कर गई है। मौतों में महाराष्ट्र आगे है। अब देखा जाए तो ये आंकड़े लगातार मई के बाद ज्यादा बढ़ रहे हैं, और दूसरी लहर आ गई थी उसके बाद से। वजह कई थी, तो इस बार जो ये केसेस बढ़े हैं उसके पीछे की वजह क्या है, पूछा मैंने इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर दीपू राय से। बिल्कुल, देखिए इस तरह के एक तो नया वेरिएंट जिसको बोलते हैं डेल्टा का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। और ताजुब मतलब आप करेंगे कि ज्यादातर जो नंबर्स हम लोगों ने जो एनालाइज किया लास्ट 1 मंथ का डेटा, तो आपको बताऊं कि आप पिछले 2 हफ्ते का भी अगर आप देखें तो केसेस में 25% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन डेथ्स में 9% की गिरावट आई है। ये सबसे मार्के की बात है, क्योंकि ये इतना डाउन जाना डेथ्स में, ये एक तरह से कहा जाए कि पहले इतने अगर केसेस बढ़ते थे तो डेथ्स में नो डाउट डेथ्स उस स्पीड से नहीं बढ़ता था, लेकिन बढ़ता जरूर था। लेकिन इस बार एक तरह से कहा जाए डिक्रीज हुआ है, फ्यूअर डेथ्स हुए हैं उसमें। केरल और मिजोरम ये 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कि आप मानिए कि 8 लोगों में हर एक आदमी को एक कोरोना केस है केरल में। और सिमिलरली अगर हम बात करें मिजोरम की तो 18 में एक है। लेकिन अब आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरह के रेशियो दिखते हैं फुली एक तरह से जो वैक्सीनेटेड 11% की आबादी है उसके बावजूद भी, तो ये पर्टिकुलर केरल में जहाँ पे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सॉलिड माना जाता था, लेकिन वहाँ भी ये ट्रेंड देखने को मिलेगा कि आपको डेथ्स के नंबर उतने नहीं बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर उतने नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर से केरला में और जो बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स मैंने नाम लिया मिजोरम वगैरह का। दीपू जी, केरल और मिजोरम के अलावा और कौन से एपी सेंटर हैं जो इस बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हैं, और क्या ट्रेंड दिखता है आने वाले दिनों में? देखिए, अगर हम सबसे अच्छा ट्रेंड होता है कि आप 1 वीक या 2 वीक का देखें, 14 दिन का अगर चेंज देखें तो ऑब्वियसली एवरेज जो चेंज है वो पूरे इंडिया का वो 25% है, यानी 25% केसेस बढ़े हैं। और केरल में वो 55% है, मिजोरम में 79 का बता रहा हूँ ट्रेंड जो दिख रहा है। लेकिन उसके बाद जो स्टेट है वो गोवा में भी काफी मतलब एक तरह से कहा जाए तो ट्रेंड बढ़ा है 9% का। और उसके बाद अगर आप देखिए तो लद्दाख है, वहाँ पे भी जो कि सबसे सेफ, सबसे ज्यादा वैक्सीनेटेड है, वहाँ पे भी 2% है। जम्मू कश्मीर में 33% का 14 दिन के अंदर ट्रेंड दिख रहा है कि बढ़ा है वहाँ पे। इसके अलावा उत्तराखंड, लेकिन अंडमान निकोबार
हालांकि बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन फिर भी ट्रेंड है कि 40% वहाँ पे बढ़ा है। तो ये एक कुछ ऐसे हॉटस्पॉट इमर्ज कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि मार्जिन पे जो स्टेट हैं उसमें लद्दाख है 2% का ट्रेंड है, लेकिन नागालैंड या जो बाकी महाराष्ट्र 15% डाउन है 14 दिन का ट्रेंड जो शो कर रहा है। जो केसेस हैं वो सर्टेन स्टेट्स हैं, केरल मिजोरम के अलावा भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और इस तरह के, तो वहाँ पे एक तरह से बढ़ोतरी देखी जा रही है। और ये माना जा सकता है कि शायद थर्ड वेव की एक तरह से इंडिकेशन, क्योंकि लास्ट 10 डेज से, बल्कि 2 हफ्ते से केसेस, 10 डेज से केसेस तो लगातार ऑन एन एवरेज 7 डेज का बता रहा है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा में मिले एक जीर्ण शीर्ण सुरंग की, जिसके बारे में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने ही जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरंग का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई के समय पर स्वतंत्रता सेनानियों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। 1993 से इस बात को हवा मिल रही थी कि विधानसभा में एक ऐसी सुरंग है जो सीधे लाल किले तक जुड़ती है, जिसको लेकर खोज भी जारी थी। उसी खोज का परिणाम है ये सुरंग। बहरहाल अब तक और क्या जानकारी मिल पाई है सुरंग के बारे में, यही मैंने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर पंकज जैन से। देखिए, किसी भी इमारत के नीचे सुरंग का मिलना बेहद ही दिलचस्प घटना है। यूं तो देश की राजधानी में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन्हीं में से एक दिल्ली विधानसभा भी है। और दिल्ली विधानसभा में मौजूदा समय में विधानसभा के ही कामकाज को अंजाम दिया जाता है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने ये खुलासा किया कि गुरुवार को एक सुरंग विधानसभा के भीतर पाई गई है और ये सुरंग विधानसभा को लाल किले से जोड़ती है। तो ऐसी जानकारी मिलते ही जाहिर सी बात है लोग जानना चाहेंगे कि क्या ये सुरंग अभी भी विधानसभा से लाल किले की तरफ जाती है। तो दिल्ली विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे जानकारी ली गई, उनसे पूछा गया कि अभी क्या स्थिति है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंग्रेज इस सुरंग के जरिए कोर्ट में लाया करते थे। साल 1926 में दिल्ली विधानसभा दरअसल अंग्रेजों की कोर्ट हुआ करती थी और ऐसी स्थिति में इस सुरंग को जब ढूंढा गया है तो जाहिर है बहुत से लोग हैरान हुए हैं। हालांकि अब इसकी देखरेख की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है और आगे इसे क्या रूप देना है इसके बारे में भी चर्चा चल रही है। एक दिलचस्प घटना और भी घटी है, ये कि दिल्ली विधानसभा के भीतर फांसी दिए जाने वाले कमरों के बारे में पता चला है। इन्हें हालांकि अब तक खोला नहीं गया है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ये भी बताते हैं कि 1993 में जब वो विधायक बने थे तो काफ़ी अफवाह उड़ी थी कि एक सुरंग विधानसभा से लाल किले की तरफ जाती है। तब से ही वो इस बात की खोजबीन कर रहे थे। हालांकि अब जब वो स्पीकर बने तो 15 अगस्त 2021 में उन्होंने इस बात का फैसला किया कि वो निरीक्षण करवाएंगे। जब निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर सुरंग का ढांचा मिला और साथ ही साथ ये फांसी देने वाले कमरे भी। पंकज जी, सुरंग के संरक्षण को लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं और भविष्य में सुरंग को पर्यटन के लिए भी खोला जाएगा क्या? अब इन्हें संजोया जाएगा, इसमें मरम्मत कराई जाएगी और साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा कि ये सुरंग नष्ट ना हो, इसलिए इसे आगे खोदा नहीं जाएगा। क्योंकि शहर में बहुत से ऐसे रास्ते हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर मेट्रो परियोजनाओं का काम चल रहा है, सीवर इंस्टॉल करने का काम चल रहा है। तो इस सुरंग के रास्तों को नष्ट होने से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने यह भी ऐलान किया है कि वो अगले स्वतंत्रता दिवस तक फांसी वाले कमरों को पर्यटकों के लिए खोलना चाहते हैं। तो ऐसे में इस काम को भी अंजाम दिया जा रहा है और देखना होगा कि जल्द से जल्द कब वो मौका आएगा जब लोग सुरंग भी देख सकेंगे। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया पंकज जैन। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी 1,81,000 कारों को वापस मंगाने का फैसला किया है। टेक्निकली ऑटोमोबाइल कंपनी की भाषा में इसे रिकॉल कहते हैं। कंपनी कह रही है कि उसके 5 मॉडल्स के पेट्रोल इंजन वेरिएंट में एक खराबी की आशंका है और इसका पता लगाने के लिए ये रिकॉल ऑर्डर जारी किया गया है। मारुति सियाज, ब्रेजा, एस क्रॉस, अर्टिगा और एक्सेल 6 मॉडल्स के पेट्रोल इंजन में खराबी होने की संभावना है, इसलिए कंपनी इन मॉडल्स की 1,81,000 कारों की जांच करेगी और अगर उनमें खराबी पाई जाती है तो वो दूर करेगी। मगर ये कारें किस टाइम और किस पीरियड में तैयार की गई हैं और इन कारों में क्या खराबी हो सकती है जिसकी वजह से कंपनी इतना बड़ा फैसला ले रही है, इसे गहराई से जानने के लिए हमने बात की ऑटो टुडे मैगजीन के ध्रुव सक्सेना से।
ये जो मारुति सुजुकी ने रिकॉल इनिशिएट किया है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी आम बात है, दुनिया भर में हर कंपनी हर मार्केट में ऐसा करती रहती है, कोई ना कोई पोटेंशियल फॉल्ट या कुछ कंपोनेंट इंस्पेक्ट करने के लिए, जिससे ग्राहकों को कोई दिक्कत ना आए आगे जाकर। जो मारुति सुजुकी ने रिकॉल इनिशिएट किया है वो गाड़ी में लगे मोटर जनरेटर के इंस्पेक्शन के लिए है। कंपनी ने इस कंपोनेंट में कोई पोटेंशियल फॉल्ट आइडेंटिफाई किया है, मतलब ऐसा हो सकता है कि इस कंपोनेंट में कोई खराबी आ जाए जो एक सेफ्टी इशू है। ये कंपोनेंट माइल्ड हाइब्रिड और हाइब्रिड गाड़ियों में पाया जाता है, जैसे कि मारुति के स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल मॉडल्स। कंपनी गाड़ियों को इंस्पेक्ट करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बदल भी देगा। इस रिकॉल में अफेक्टेड मॉडल जो हैं वो हैं सियाज, अर्टिगा, विटारा ब्रेजा, एस क्रॉस और एक्सेल 6 के पेट्रोल मॉडल्स, जो 4 मई 2018 से लेकर 27 अक्टूबर 2020 के बीच में मैन्युफैक्चर हुए हैं। लेकिन ध्रुव, ये रिकॉल प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस कब शुरू होगा और कार ओनर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी गाड़ी रिकॉल की गई है या नहीं? जैसा कि हमने बताया, अगर आपके पास मारुति सुजुकी सियाज, अर्टिगा, विटारा ब्रेजा, एस क्रॉस या एक्सेल 6 में से कोई भी मॉडल है, वो भी पेट्रोल में, जो 4 मई 2018 और 27 अक्टूबर 2020 के बीच में बना है, तो आपकी गाड़ी इस रिकॉल का हिस्सा हो सकती है। मारुति खुद से ऐसे ग्राहकों को कांटेक्ट करेगा अपने वर्कशॉप या सर्विस सेंटर के द्वारा और टाइम और डेट फिक्स भी करेगा इंस्पेक्शन के लिए। इस इंस्पेक्शन के बाद अगर उन्हें लगता है ये कंपोनेंट रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो वो ऐसा करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्राहक मारुति की वेबसाइट पे जाकर भी गाड़ी का शैसी नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि उनकी गाड़ी को इंस्पेक्शन की ज़रूरत है या नहीं। यदि पार्ट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो ये नवंबर 2021 से चालू होगा, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए कंपनी ने कहा है कि गाड़ी ऐसी रोड पे ना चलाएं जहां ज़्यादा पानी भरा हो। तो ये एक चीज़ है जो ग्राहकों को दिमाग में रखनी होगी अगर इनकी गाड़ी रिकॉल में अफेक्टेड है। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया ध्रुव सक्सेना। तो इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। दिन भर पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। radio@aajtak.com पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी राय। हमारा नंबर है 9953323303। हम आज तक रेडियो के पेज के अलावा आपको स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंग, गाना, जियो सावन पर भी मिलेंगे। किसी भी शो का नाम लिखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है आज तक रेडियो में हमारे साथी शुभम तिवारी ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। इजाजत दीजिए जमशेद कमर सिद्दीकी को। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।